बंगाल में जब भी चुनाव आता है, पिछले 3 दशकों से देखा जा रहा है, तो पहली बात होती है हिंसा से कैसे निपटा जाए, आतंक से कैसे निपटा जाए। ये हिंसा का माहौल वर्तमान हिंसा अगर हो रही है वहाँ चुनाव के दौरान, तो चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हों, चाहे तृणमूल के, उसके लिए तो मुख्यमंत्री उनकी सरकार जिम्मेदार है। वहाँ हिंसा का माहौल क्यों है, हिंसा पर आप काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या कि हिंसा होने से आपको लाभ मिलेगा इसलिए हिंसा होने दे रहे हैं। स्वाभाविक से तृणमूल कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं सही है तो। लेकिन इसके पीछे जाइए तो हर चुनाव में हिंसा का माहौल बनता क्यों है, इसके पीछे तो एक ही कारण दिखाई पड़ रहा है, वह कम्युनिस्ट सरकारों के दौर में तमाम प्रगतिशील बातों को करने के साथ साथ उनके कैडर किसी ढंग से चुनाव जीतने पर आमादा हुआ करते थे और चुनाव के दौरान हिंसा का एक वातावरण बन जाया करता था, और उस पद्धति को तृणमूल ने अपनाया, या यूं कहें कि उसके ही कार्यकर्ता कम्युनिस्ट के ही कुछ हिंसक कार्यकर्ता समय की नजाकत को भांप कर तृणमूल में। पिछले 2 साल में कमोबेश वही फिर हो रहा है। अब तृणमूल के कुछ हिंसक कार्यकर्ता बीजेपी में चले गए हैं। तो कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स एक कारण रहा वहां हिंसा का, और दूसरा कि जिस बीज को कम्युनिस्ट कैडर के माध्यम से वहां लगाया गया, उस बीज का फ्रूट कुछ तो ज्योति बसु और बुद्धदेव ने खाया और कुछ ममता जी ने खाया, और अब बीजेपी ताक में है कि उस फल का और रसास्वादन करे। इसलिए हिंसा न हो, इस बात की चिंता न तो वर्तमान केंद्र सरकार को है और न तो ममता जी को। दोनों का अपना अपना आकलन है कि हिंसक गतिविधियों से हमें कैसे लाभ मिल सकता है। फिर भी मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री की विफलता मानी जाएगी, यद्यपि इसको इंड्यूस करने में बीजेपी का महत्वपूर्ण योगदान है। थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा था तमिलनाडु में हिंसा नहीं होती, इसलिए एक ही चरण कर रहे हैं। वहां क्यों नहीं होती? वहां भक्त भाव अपरंपार है। पहले बदलेगा इस बार। जयललिता के हैं, जाके वहां ठोकाते थे, करुणानिधि के हैं, वहां ठोकाते थे। जो फ्लक्चुएटिंग वोटिंग है इस बार इधर दे दिए थे, अच्छा इस बार इधर दे दिए, और बाकी दोनों के भक्त स्टैंड स्टिल पर काम करते थे। 25% 33% दोनों के भक्त भाव काम करते थे, और 35-40% जो फ्लक्चुएटिंग वोट होती थी वो घूम के स्वीप करा देते थे। इससे शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा हो जाता था। केरल में कमोबेश रही है कि एक ग्रुप कैडर पॉलिटिक्स किया तो एक नॉन कैडर पॉलिटिक्स किया। कैडर पॉलिटिक्स से लोग उगे तो कांग्रेस लेड यूडीएफ को दे दिए, और कांग्रेस लेड यूडीएफ से उगे तो कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स को दे दिए। बीजेपी घात लगा रही है, कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगा। जहाँ जहाँ ये जाएगी वहाँ वहाँ ये धर्म की आग और अफीम का नशा कुछ न कुछ लोगों को देगी। फिर भी तमिलनाडु और केरल में
शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो जाता है, इसके लिए वहाँ की जनता धन्यवाद की बात है। बंगाल में ऐसा नहीं होता, इसके लिए बंगाल के लोगों को सोचना होगा कि आप क्या थे 50 साल पहले, आप क्या थे, आप क्या हो गए। आप देश का मार्गदर्शन करते थे और अब आप क्या इन राजनेताओं के पिछलग्गू होके इनके लिए बम, चाकू, डंडा, गोली यही सब चलाएंगे। बंगाल को सोचना होगा कि आखिर वह बदनाम क्यों हो रहा है, वो बदनाम क्यों हुआ, उसके नागरिकों पर, उसके युवाओं पर ये आक्षेप क्यों है। और बंगाल यदि आत्मचिंतन करता है तो बंगाल के राजनेता भी शुद्ध होंगे। बेसिकली उसी का रिफ्लेक्शन होता है, उसी रिफ्लेक्शन के थ्रू ही कम्युनिस्ट के लोग छोड़ के तृणमूल में आए थे और तृणमूल के लोग छोड़ के बड़ी संख्या में बीजेपी में चले गए और अब तीनों को ही एक जैसा बना दिया। यदि बंगाल की जनता और बंगाल के जनसामान्य अपने अतीत पर विचार करें, अपने अतीत को देखें, अपनी क्रांतिकारिता की पहचान करें, अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि का रसास्वादन करें, तो उनको समझ में आ जाएगा क्रांति, वैचारिक क्रांति और आतंक में और हिंसा में क्या अंतर है। पिछड़ा बंगाल 19वीं शताब्दी का बंगाल, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का बंगाल, 1980 तक का बंगाल वैचारिक क्रांति लाने में सक्षम था, विचारवान था और क्रांतिकारी भी था, तो किसी खास सकारात्मक मकसद के लिए था। क्या आज का बंगाल उस क्रांति को हिंसा और आतंक के रूप में तो नहीं देख रहा है? क्या उनका वैचारिक पृष्ठभूमि को जलाकर नष्ट कर दिया गया? क्या अब उससे वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं? बंगाल के लोगों को इस चुनाव के वक्त ऐसा करना होगा जिससे वर्तमान राजनीतिज्ञों को सबक मिले और आने वाले समय में बंगाल को एक झगड़ालू राज्य, एक हिंसक राज्य, एक आतंकी गतिविधियों के राज्य, एक चुनाव में अराजकता फैलाने वाले राज्य के रूप में न पाया जा सके।